आज के इस लेक्चर में हम सॉइल के कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉइल के टेक्सचर की। सॉइल टेक्सचर का क्या मतलब है कि सॉइल में जितने भी पार्टिकल्स हैं, मेनली सैंड, सिल्ट और क्ले, उन तीनों के साइज़ में क्या डिफरेंस है और साइज़ के बेसिस पे क्या टेक्सचर के बेसिस पे उनका कोई क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यही हमें इस सॉइल टेक्सचर में पढ़ना है। सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन देख लेंगे सॉइल्स की साइज़ के हिसाब से। दो क्लासिफिकेशन आती है हमारी, एक यूएसडीए यानी यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट एजेंसी और दूसरी ISISSS इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सॉइल साइंस। दोनों ने अलग अलग थोड़ा सा दिया है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यूएसडीए की क्लासिफिकेशन में हमें बहुत सारी सब कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, यहाँ पे कम है। साथ ही साथ यहाँ पे देख लेते हैं ग्रेवल का जो साइज़ है वो मोर देन 2 मिलीमीटर होगा। यहाँ पर भी ग्रेवल का सेम है। फिर सैंड के लिए वेरी कोर्स सैंड एक कैटेगरी है, 1 से लेके 2 mm तक साइज़ होगा। यहाँ पे क्या है, सैंड की कोर्स सैंड और फाइन सैंड, इन सब दोनों की क्या होगी 0.2 से 2 तक, और फाइन सैंड की 0.02 से लेके 0.2 mm तक। यहाँ पे सैंड को वेरी कोर्स सैंड, मीडियम सैंड और फाइन सैंड, वेरी फाइन सैंड, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। तो मेनली 0.05 से लेके हमारा लगभग 1 mm तक वेरी कर रहा है सैंड का साइज़। उसके बाद सिल्ट की बात करें तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से 0.002 से लेके 0.05 mm तक साइज़ होगा सिल्ट का। सिल्ट की यहाँ बात करें ISISSS में तो 0.02 से लेके 0.02 तक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है वो दोनों में सेम है सिल्ट के लिए, लेकिन ये जो अपर लिमिट है वो थोड़ी सी यूएसडीए में ज़्यादा है, इसमें कम है। क्ले की बात करें तो दोनों में लगभग सेम, हाँ सेम ही है, लेस देन 0.002 mm। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो डायरेक्टली ऐसे आ जाते हैं कि यूएसडीए क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिल्ट का साइज़ क्या होगा, क्ले का साइज़ क्या होगा, एक्सेट्रा। अब इन्हीं टेक्सचर की क्लासेस पे हमने सॉइल्स को कई सारी कैटेगरीज में बांटा है, और ये हमें टेक्सचर समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी हम आगे जब परमिएबिलिटी और पोरोसिटी देखेंगे तो उनमें इन टेक्सचर्स क्लासेस का हमें बहुत ज़्यादा रोल देखने को मिलेगा। देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सॉइल सेपरेट्स प्रेजेंट, सॉइल सेपरेट्स यानी कि सैंड, सिल्ट और क्ले, कितना प्रपोर्शन है तीनों का सॉइल में, उसके हिसाब से हमने बांटा है। ये भी यूएसडीए के अकॉर्डिंग है ये कैटेगराइजेशन। सैंडी सॉइल्स की बात करें, इनका टेक्सचर क्या होता है, कोर्स होता है। दो इसको कैटेगरी में रखा गया है, ऊपर क्या है सैंड और नीचे की तरफ लोमी सैंड। उसके बाद लोमी सॉइल्स रखा गया है। लोमी सॉइल्स में भी हमने 3 कैटेगरीज बांटी हैं टेक्सचर के हिसाब से, मॉडरेटली कोर्स, मीडियम और मॉडरेटली फाइन। यहाँ से हम कोर्स से लेके मीडियम फाइन तक नीचे की तरफ जा रहे हैं, इस तरीके से है क्लासिफिकेशन। तो लोमी सॉइल में सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉडरेटली कोर्स में क्या आ जाएगा, हमारा सैंडी लोम आ जाएगा, फिर फाइन सैंडी लोम। मीडियम में हमारा वेरी फाइन सैंडी लोम, लोम, सिल्ट लोम और सिल्ट आ जाएगा। सिल्ट हमारा यहाँ पर है, लोम यहाँ पर है, सैंड यहाँ पर है, ये याद रखना है हमें। फिर मॉडरेटली फाइन की बात करें तो उसमें हमारा आ जाएगा सैंडी क्ले लोम, सिल्टी क्ले लोम, क्ले लोम। ठीक है, यहाँ मॉडरेटली फाइन में हम देखने को मिलेगा क्ले शब्द आता है तीनों में, सैंडी लोम, सिल्टी लोम और क्ले लोम। उसके बाद क्लेई सॉइल्स की बात करें तो इनका जो टेक्सचर होता है फाइन होता है। सबसे ऊपर सैंडी क्ले आ जाएगा, फिर सिल्टी क्ले, उसके बाद क्ले। तो ये हमें इस तरीके से कैटेगरी वाइज याद रखना है कि यहाँ से यहाँ जाने पर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और ऊपर से नीचे आने में कौन कौन सी कैटेगरीज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। सॉइल एग्रीगेशन और सॉइल स्ट्रक्चर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ सकते हैं। बेसिकली शेप जो है सॉइल, जैसे मान लिया गीली सॉइल है, उसमें ग्रेवल है या सैंड है या सिल्ट है या क्ले है, उसके हिसाब से कैसा शेप वो ले लेगा, लंप, सॉइल का लंप क्या शेप ले लेगा, उस हिसाब से कैटेगराइजेशन किया गया है। ठीक है, मैसिव, सिंगल ग्रेन, मैसिव, एग्रीगेटेड, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम बात आते हैं सॉइल एरेशन की, बात आती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉइल एरेशन से हमें मतलब होता है कि सॉइल के अंदर पोर्स कितने हैं। ठीक है, पोर्स हैं और उनमें वाटर या एयर क्या फिल्ड है, इस हिसाब से हम सॉइल एरेशन की बात करते हैं। प्रेजेंस ऑफ सॉइल पोर्स चेंजेस इट्स डेंसिटी, दैट इज बल्क डेंसिटी एंड द पार्टिकल डेंसिटी।
ठीक है। अगर पोर्स प्रेजेंट होंगे सॉइल में तो उसकी डेंसिटी चेंज होगी। कौन कौन सी डेंसिटी की बात की जा रही है? बल्क और पार्टिकल डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स प्लस पोर एयर। सॉइल पार्टिकल्स और पोर में प्रेजेंट जो एयर है उन दोनों की डेंसिटी को हम जोड़ के बोलते हैं बल्क डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी में हम सिर्फ और सिर्फ सॉइल पार्टिकल्स की डेंसिटी को देखते हैं। फिर ये फॉर्मूला है कि हम सॉलिड पार्टिकल्स हैं सॉइल में उनका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो बल्क डेंसिटी को पार्टिकल डेंसिटी से हम डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे ही परसेंटेज ऑफ पोर स्पेस है तो पोर स्पेस क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर दिया है। अब बात करें अगर हम जो इम्पोर्टेंट है इसमें कि नंबर ऑफ़ पोर्स कौन सी सॉइल में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो हमें देखने को मिलेगा क्ले में सबसे ज़्यादा सॉइल के पोर्स होते हैं, उसके बाद सिल्ट, फिर सैंड। लेकिन अगर हम साइज़ की बात करें जो सॉइल पार्टिकल्स हैं तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल साइज़ हमें सैंड में देखने को मिलेगा। सॉरी, पोर्स का साइज़ किस में मतलब बड़ा होगा? सैंड में सबसे बड़ा होगा, सिल्ट में उससे कम और क्ले में सबसे कम। यानी कि क्ले में नंबर ऑफ़ पोर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनका साइज़ छोटा है। अब पोरोसिटी का सॉइल के क्या किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो पोरोसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। जितना ज़्यादा सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ज़्यादा सॉइल जो होगी वो पोरस होगी। क्ले सॉइल्स की बात करें तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है कि स्मॉलर पोर्स तो हैं क्ले में, ठीक है, साइज स्मॉल है, लेकिन उनका अगर हम टोटल पोर स्पेस देखें तो सैंड से ज़्यादा होगा क्योंकि छोटे छोटे पोर्स का एरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब परमिएबिलिटी अभी नेक्स्ट उसमें आएगा। तो क्लेई सॉइल की बहुत कम परमिएबिलिटी हमें देखने को मिलती है। कैपिलरी पोर स्पेसेस कैन होल्ड मोर वाटर एंड रेस्ट्रिक्ट फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर एंड एयर इन सॉइल। ठीक है, तो ये उसके बाद हम आ जाते हैं परमिएबिलिटी पे जो कि हमारी पोरोसिटी से काफ़ी कुछ रिलेटेड है। परमिएबिलिटी का क्या मतलब होता है कि कोई भी सॉइल है वो कितना केपेबल है कि उसके अंदर से वाटर मूव करके चला जाए, वाटर फ्लो को वो रेस्ट्रिक्ट ना करे, वो होती है परमिएबिलिटी। अब ये परमिएबिलिटी डिपेंड करती है पोर स्पेसेस के ऊपर। ठीक है, जितना ज़्यादा पोर्स होंगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतनी ही ज़्यादा सॉइल पोरस होगी। लेकिन साथ ही साथ परमिएबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोर के साइज़ के ऊपर। यानी जितना बड़ा पोर का साइज़ होगा उतनी ही ज़्यादा पोरोसिटी होगी। तो साइज़ हमने देखा था सबसे ज़्यादा सैंड का होता है, फिर सिल्ट का होता है, फिर क्ले का। तो उसी हिसाब से परमिएबिलिटी भी होगी, सबसे ज़्यादा सैंड की होगी, फिर सिल्ट की होगी, फिर क्ले की होगी। ठीक है, क्ले में क्या होता है, पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर साइज़ छोटा होता है और परमिएबिलिटी बहुत कम होती है। यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले की बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट है, सॉइल कोलाइड्स की बात की गई है। अगर सॉइल कोलाइड्स कहीं आता है तो इससे हमें क्या मतलब समझ में आता है? ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है जैसे कि ह्यूमस, और कुछ मिनरल्स हो सकते हैं जिसमें से कि क्ले है। तो क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स को हम पर्टिकुलरली सॉइल कोलॉइड्स की कैटेगरी में मानते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, सॉरी, इसमें हम फिजिकल के साथ साथ केमिकल को भी देखते चल रहे हैं जो जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसमें हमारा आ जाता है सॉइल का पीएच। सॉइल की पीएच की बात करें तो प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें स्लाइटली एसिडिक सॉइल्स ज़्यादा सूटेबल होती हैं। ठीक है, तो कहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए कैसी सॉइल्स चाहिए, तो स्लाइटली एसिडिक सॉइल। अब ये जो एसिडिटी होती है सॉइल की, मेनली दो आयन्स के थ्रू कंट्रीब्यूट होती है। पहला है हमारा हाइड्रोजन आयन और दूसरा है हमारा एल्यूमिनियम आयन्स। ठीक है, और भी एसिडिटी कॉज करने के कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमने पॉइंट वाइज देखा है। सबसे पहले तो एल्यूमिनियम आयन्स ही होते हैं, वाटर के साथ मिलते हैं तो फिर हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करते हैं और एसिडिटी को कॉज करते हैं। दूसरा हमारा रीज़न है बाई फ्लोइंग वाटर या फिर रेन वाटर। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है या कहीं पे फ्लोइंग वाटर होता है तो वहाँ क्या होता है, सॉइल वाटर का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो सोडियम आयंस के साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद जो हमारे H+ आयंस हैं वो सॉइल के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। NaOH सोडियम जो है वो वाटर के OH आयन के साथ मिलकर NaOH बना लेता है जो कि अल्कली होता है और जो रेन वाटर के साथ हमारा रिमूव्ड हो जाता है। तो बचता क्या है हमारा सॉइल के साथ H+ आयंस, और H+ आयंस हमें पता है कि एसिडिक होते हैं। उसके बाद तीसरा रीज़न है रेन वाटर डिजॉल्व्स CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड।
तो रेन वाटर क्या करता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको डिजॉल्व कर लेता है और एक कार्बोनिक एसिड बना लेता है। कार्बोनिक एसिड एसिडिटी कॉज करता है। वैसे ही हम देखें तो SO2, SO3, NO2 ये सारे भी हमारे एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होते हैं, डिजॉल्व होते हैं और H2SO4, H2SO3, HNO3 ये सारे एसिड बना लेते हैं। चौथा हमारा रीज़न है ह्यूमस। ह्यूमस जब हाइड्रोलाइज होता है तो अपने एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये सॉइल के साथ आयन एक्सचेंज करता है। कौन से आयन? H+ आयन एक्सचेंज करता है, जिससे कि सॉइल एसिडिक हो जाती है। इसका रिएक्शन यहाँ लिखा है। कैल्शियम आयन जो है ह्यूमस के साथ है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ह्यूमस H+ आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और CaOH अलग हो जाएगा। फिर ये जो एसिडिक फॉर्म है उसके बाद फिर से सॉइल के साथ रिएक्ट करेगा जिसमें Na+ आयन्स हैं। ह्यूमस क्या करेगा? Na+ के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और सॉइल में H+ आयन्स का एक्सचेंज हो जाएगा। उसके बाद फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो भी हमारे कॉज करते हैं, जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो यूज़ होते हैं। अब प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो अमोनियम आयन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रेट आयन बनाता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन भी फॉर्म होते हैं जो कि एक्सचेंज हो जाते हैं सॉइल में और एसिडिक सॉइल का फॉर्मेशन कर देते हैं। उसके बाद कई सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती रहती हैं सॉइल में जो कि हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करती हैं। अब अगर कोई सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो उसकी एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हम वहाँ पे लाइमिंग करते हैं। लाइमिंग मतलब एडिशन ऑफ CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद सॉइल की अल्कलिनिटी किस वजह से होती है? सॉइल में कुछ सॉल्युबल कार्बोनेट्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज हो जाते हैं सॉइल में, जैसे Na2CO3। ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होकर Na+ आयंस, OH- आयंस और H2CO3 का फॉर्मेशन करते हैं और सॉइल को अल्कलाइन बना देते हैं। H2CO3 जो होता है वो वीक एसिड होता है, तो सोडियम ज़्यादा बन रहे हैं तो एसिड हमारी अल्कलिनिटी ज़्यादा कॉज होती है। फिर उसके बाद किसी सॉइल में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की अधिकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं, वो भी हाइड्रोलाइसिस करके हमारी अल्कलाइन सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? CaCO3 हमारा वाटर के साथ मिलता है, कैल्शियम आयन रिलीज़ हो जाते हैं और H2CO3 भी बनता है, लेकिन जो कि हम जानते हैं कि ये वीक एसिड है, तो जिससे कि सॉइल अल्कलाइन हो जाते हैं। अब ये अल्कलाइन सॉइल के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? जो अमोनियम फर्टिलाइज़र्स होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका जो ऑक्सीडेशन है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही हो सकता है। तो अगर अल्कलाइन सॉइल होगी तो नाइट्रोजन प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ ऑल मेटल आयंस गेट प्रेसिपिटेटेड एज हाइड्रोक्साइड एंड नॉट अवेलेबल। ठीक है, अगर अल्कलाइन सॉइल होगी तो सारे मेटल आयंस भी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड्स और प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। फॉस्फेट्स भी इसी तरीके से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और प्लांट्स की ग्रोथ को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो फॉस्फेट्स हमारे, मेटल आयंस, साथ ही साथ हमारे अमोनियम फर्टिलाइजर्स, ये तीनों ही प्लांट को नहीं मिल पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने सॉइल की इम्पॉर्टेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सभी हमने कैटेगरीज को डिस्कस नहीं किया जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं थी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।